दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2024 के एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, और ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 14 तारीख को एक बहुत अहम फैसला सुनाया है, और वो मुकदमा है श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। इसका SLP नंबर है 7940 ऑफ 2024 और जजमेंट है ये 14/3/2024 का। अब दोस्तों बताते हैं कि कहां कौन सी वेल एप्लीकेशन जो है खारिज होंगी, किन परिस्थितियों में खारिज होंगी, कब खारिज होंगी, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेल एप्लीकेशंस के संबंध में क्या कहा है। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे पहले पुलिस क्या करती है। सबसे पहले जो है पुलिस के समक्ष एक FIR दर्ज होती है। पुलिस उस पर क्या करती है, FIR दर्ज होने के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, गवाहों के बयान लेती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस जो है चार्जशीट अपना मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल कर देती है। मजिस्ट्रेट महोदय क्या करते हैं, उस पर अपनी इंक्वायरी करते हैं कि कोई अपराध बनता है नहीं बनता है। अगर मजिस्ट्रेट महोदय ये पाते हैं कि हाँ कोई अपराध बनता है, तो उसमें कोर्ट क्या करेगी, चार्ज फ्रेम करती है कोर्ट। और चार्ज फ्रेम करने के बाद में कोर्ट, अगर आप कोई अभियुक्त है तो अभियुक्त से पूछती है कि भैया आप बताएं कि जो मैंने आपके ऊपर चार्ज लगाया है वो चार्ज आपको स्वीकार है या अस्वीकार है। अगर अभियुक्त कोर्ट में खड़ा होकर जो चार्ज उस पर लगाए गए हैं उसको स्वीकार कर लेता है तो मामला यही समाप्त हो जाता है और अभियुक्त का कन्विक्शन हो जाता है। अगर अभियुक्त ये कहता है कि नहीं साहब, ये जो चार्ज आपने मुझ पर लगाए हैं मैं इनसे इनकार करता हूं और मैं अपनी प्रतिरक्षा की मांग करता हूं, मैं अपने सबूत दूंगा कि मैं निर्दोष हूं, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मजिस्ट्रेट महोदय जो है अपना ट्रायल शुरू कर देते हैं। और ट्रायल शुरू करने के बाद में ट्रायल शुरू करने से पहले कोर्ट क्या करती है, धारा 204 CRPC के तहत अभियुक्त को नोटिस भेजती है, सम्मन भेजती है। और अगर अभियुक्त महोदय सम्मन प्राप्त होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट फिर अभियुक्त के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू करेगी। लेकिन वो अभियुक्त महोदय फिर भी हाजिर नहीं होते, कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, तो मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा यानी न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है। अब गैर जमानती वारंट जो जाता है वो पुलिस के थ्रू जाएगा, और उस गैर जमानती वारंट में यह आदेश होता है न्यायालय का कि अभियुक्त को पकड़ के और मेरे सामने उपस्थित करें। लेकिन अभियुक्त महोदय बहुत चालाक है और वो पुलिस के भी हाथ नहीं आते, पकड़ से बाहर हो जाते, तो कोर्ट को मजबूरन धारा 82 CRPC के तहत कार्यवाही करनी पड़ेगी और उसमें उसको भगोड़ा घोषित करने के लिए, उद्घोषित अपराधी करने के लिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए कार्रवाई करेगी। अगर अभियुक्त फिर भी न्यायालय में जाने से बच रहा है, अब दोस्तों यहां से मेन कहानी शुरू होती है बेल एप्लीकेशन कि कोर्ट न्यायालय में हाजिर नहीं होता और वो क्या करता है चालाकी से, अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट के हाजिर होना पड़ेगा, अगर सेशन ट्रायल है तो सेशन कोर्ट के हाजिर होना, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहा और वो बचना चाह रहा है, बार बार न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार कर रहा है,
बेलेबल वारंट हुए, सम्मन हुए, नॉन बेलेबल वारंट हुए, लेकिन फिर भी नहीं जाता, तो मजबूरन कोर्ट को 82 सीआरपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। अब क्या करता है अभियुक्त? अपना वकील खड़ा करेगा और वकील के माध्यम से सेशन कोर्ट में वो क्या करेगा? अपना एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करेगा कि भाई मुझे जमानत दे दी जाए। तो क्या एंटीसिपेटरी बेल में वो हाजिर जब होता है वकील के माध्यम से, तो उसकी हाजिरी क्या ट्रायल कोर्ट के समक्ष मानी जाएगी? न्याय मजिस्ट्रेट के समक्ष जहां ट्रायल चल रहा है वहां मानी जाएगी, या अगर सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और उसी सेशन कोर्ट में उसके द्वारा एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई है और एंटीसिपेटरी बेल में हाजिर हुआ है वो वकील के माध्यम से, तो क्या उसकी वो हाजिरी न्यायालय में जो एंटीसिपेटरी बेल में हुई है वो क्या ट्रायल कोर्ट के समक्ष हाजिरी मानी जाएगी और धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाइयों पर विराम लगा देगी कोर्ट उसको हाजिर मानते हुए? इसी संबंध में ये मेन जजमेंट दोस्तों दिया गया है। अब चल क्या रहा है कोर्ट में कि एक तरफ तो आप एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं, तो वो बेल आपकी खारिज होगी 100%, क्योंकि आपको केवल ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप हाजिर हो ट्रायल के लिए, लेकिन आप वहां नहीं गए, आप सीधे एंटीसिपेटरी बेल में चले गए। वो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी दोस्तों। तो एक तरफ तो ट्रायल कोर्ट में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित होने के लिए, यानी उद्घोषित अपराधी घोषित होने के लिए कार्रवाइयां चल रही हैं, दूसरी तरफ आप एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं, ट्रायल कोर्ट के समक्ष आप हाजिर नहीं हो रहे हैं, बार बार ट्रायल कोर्ट ने प्रयास किया। तो क्या वो अभियुक्त ये कह सकता है बाद में कि अरे साहब मैंने एंटीसिपेटरी जो बेल लगाई थी वहां भी तो मैं न्यायालय के समक्ष हाजिर हो गया था, अगर ट्रायल कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो ये जजमेंट जो है इसी के संबंध में है कि क्या जो एंटीसिपेटरी बेल की आपकी हाजिरी है वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष हाजिरी मानी जाएगी। दूसरा, जो 82 की 82 की कार्रवाई है क्या उन पर विराम लग जाएगा उसको वहां हाजिर मानते हुए? तो यहां जो है अब प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति में बनता क्या है। तो एक तो पहली बात ये मान लें कि अगर 82 की कार्रवाई आपके खिलाफ हो रही है और आप जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिए गए हैं, तो आपके द्वारा जो एंटीसिपेटरी बेल लगाई है उसकी हाजिरी ट्रायल कोर्ट में हाजिरी नहीं मानी जाएगी। और ये नहीं कहा जा सकता कि वो ट्रायल कोर्ट ने अपीयर होने के लिए कहा था और सब अपीयर तो मैं कोर्ट में हो ही गया, चाहे किसी कोर्ट में हो गया, भले ही सेशन कोर्ट में उपस्थित हो गया, ऐसा वो नहीं कह सकता। अब यहां आती है बात कि क्या ये उपस्थिति मानी जाएगी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके खिलाफ प्रोक्लेम्ड की जो कार्रवाइयां हैं वो ट्रायल कोर्ट में चल रही हैं, दूसरी तरफ आप एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं सेशन कोर्ट में, या ट्रायल कोर्ट या ट्रायल जो सेशन कोर्ट में ही चल रहा है, लेकिन ट्रायल वाले मुकदमे में आप हाजिर ना होके सेशन कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल में वकील के माध्यम से हाजिर हो रहे हैं, तो वो बेल आपकी खारिज कर दी जाएगी और यह नहीं माना जाएगा कि आप जो है ट्रायल कोर्ट में उपस्थित हो गए, क्योंकि वो आपकी जो उपस्थिति थी, आप जो अपीयर हुए थे वो सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल में उपस्थित हुए थे, जबकि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने आपको ट्रायल के लिए सम्मन नोटिस और वारंट सब भेजे थे, तो आपको वहां हाजिर होना चाहिए, यहां हाजिर नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसी बेल एप्लीकेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि एंटीसिपेटरी बेल में जो आपकी हाजिरी कोर्ट में हुई है वो हाजिरी आपकी ट्रायल कोर्ट में हाजिर होना नहीं माना जाएगा, वो न्यायालय के समक्ष ट्रायल में हाजिर होना नहीं माना जाएगा और आपकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी और जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कार्रवाइयां हैं वो चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा
नो एंटीसिपेटरी बेल टू एक्यूज्ड अगेंस्ट whom, दोबारा से पढ़ दूं, नो एंटीसिपेटरी बेल टू एक्यूज्ड, अपराधी को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। अगेंस्ट whom, कौन से अपराधी के खिलाफ? नॉन बेलेबल वारंट एंड प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 82 सीआरपीसी आर पेंडिंग। अगर किसी अपराधी के खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है, नॉन बेलेबल वारंट शुरू हो गए, जारी हो गए हैं कोर्ट के द्वारा, और प्रोक्लेमेशन की जो कार्रवाइयां हैं अंडर 82 की पेंडिंग है, तो उसकी बेल एप्लीकेशन खारिज होगी, उसकी बेल एप्लीकेशन मंजूर नहीं हो। दूसरी फाइंडिंग क्या दी कोर्ट ने? फाइलिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन थ्रू एडवोकेट कैन नॉट बी कंसीडर एप्लीकेशन एज अपीयरेंस ऑफ एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड। अगर एंटीसिपेटरी बेल में आपकी अपीयरेंस है वकील के माध्यम से, तो एब्सकॉन्डिंग जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें आपकी हाजिरी नहीं मानी जाएगी, आपका हाजिर होना नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर ट्रायल से पहले समन नॉन बेलेबल वारंट आपके खिलाफ जारी हो चुके हैं, आपके खिलाफ 82 की कार्रवाई चालू हो गई है, और आप न्यायालय में हाजिर नहीं होते, और आप एंटीसिपेटरी बेल के माध्यम से सेशन कोर्ट के समक्ष थ्रू अधिवक्ता आप हाजिर होते हैं, तो आपकी वो हाजिरी जो एंटीसिपेटरी बेल वाली है, वो आपकी ट्रायल कोर्ट के समक्ष हाजिरी नहीं मानी जाएगी। आपको ट्रायल कोर्ट में अलग से उपस्थित होना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ट्रायल कोर्ट ने जो मेरे पास कार्रवाई मुझे बुलाने के लिए बुलावा भेजा था, निमंत्रण पत्र भेजा था नॉन बेलेबल वारंट का, उसके बदले में दूसरी कोर्ट में हाजिर हो गया हूं एंटीसिपेटरी बेल में, तो ये बात आपकी मान्य नहीं होगी दोस्तों। और इस जजमेंट के आधार पर दोस्तों ये मान लें कि जितनी भी इस तरह की बेल एप्लीकेशंस हैं, जिन अभियुक्तों के खिलाफ एब्सकॉन्डिंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उद्घोषित अपराधी करने के लिए प्रक्रिया चल रही है, अगर वो एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होगी और वो हर हालत में खारिज होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, इसलिए एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है, लाइक करें। और दोस्तों, मेरा हौसला अफजाई के लिए जैसे अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।